नमस्ते। आप सभी का वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कहानी का पिछला भाग अच्छा लगा होगा और आगे के भागों को भी आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। पिछले भाग में काशिका और सल्फिया में मामी को लेकर बहस हो गया था, जिससे नाराज़ होकर काशिका वहाँ से चली गई। काशिका अकेले ही घाट के पास बने पानी टंकी पे उदास बैठी हुई थी कि सल्फिया भी उसके पास आ गई और उससे अपनी कही बातों के लिए माफ़ी मांगकर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल गई। अब आगे बनारस की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए काशिका अपने घर की तरफ जा रही थी। रात के 9 बज चुके थे तो सभी अपने अपने दुकानों को भी बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। एक बुजुर्ग जो अपनी दुकान को बंद कर रहा था, उसकी नज़र काशिका पे पड़ी और काशिका को आते देख बोले, महादेव बिटवा, कैसन हो तुम? महादेव दादाजी, हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? काशिका ने रुकते हुए मुस्कुराकर पूछा। बस सब बढ़िया है बिटिया। आज इतना रात कैसे हो गया तुमको? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा। हॉस्पिटल में देर हो गया दादाजी। अच्छा, अब हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखिएगा। महादेव, काशिका ने कहा और वहाँ से घर की तरफ निकल गई। काशिका जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, ज़ोर ज़ोर से घर में से बहस की आवाज़ें आ रही थीं, जिसे सुन काशिका दरवाजे पर ही रुक गई और घबराने लगी। वो समझ गई थी कि कहीं न कहीं ये बहस उसकी वजह से ही हो रहा होगा। वो डरी सहमी सी घर के अंदर कदम रखती है, तभी उसके सामने सुरभि आकर उसका रास्ता रोक दी। सुरभि चौहान, काशिका चौहान की छोटी बहन और उसके मामा मामे की इकलौती बेटी। उम्र 24 साल, हाइट लगभग काशिका की उतनी, 5 फुट 4 इंच, तीखे नयन नक्श, घुंघराले बाल जो उसके पीठ तक आते हैं। और काशिका जितनी साधारण थी, सुरभि उतनी ही चंचल और फैशनेबल। दी, आप अंदर मत आओ, माँ का पारा बहुत हाई है, सुरभि ने धीरे से दबी आवाज़ में कहा। पर अगर हम अंदर नहीं आए तो रहेंगे कहाँ? काशिका ने परेशान होते हुए कहा। दी, ये आपका घर है, आप यहीं रहेंगी, पर पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ थी इतनी देर तक और आपका फ़ोन कहाँ है? सुरभि ने किसी जासूस की तरह पूछा। सुरभि हॉस्पिटल में थे और मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए घाट चले गए थे। काफ़ी समय भी हो गया था घाट गए और फ़ोन साइलेंट था, इसलिए फ़ोन का ध्यान नहीं रहा, काशिका ने कहा और उसका मन उदास हो गया। अच्छा ठीक है, अब फिर से आप उदास मत होइए, हम आपको माँ से बचा के कमरे में ले चलते हैं, आप बस हमारे पीछे आइए, सुरभि ने कहा और अंदर की तरफ झांकने लगी कि कहीं उसकी माँ यानी आरती चौहान तो नहीं है, वरना उन दोनों की लंका लग जानी है अगर उन्होंने देख लिया तो। सुरभि हाथ के इशारे से उसे अंदर आने के लिए बोली और काशिका दबे पाँव से अंदर की तरफ आने लगी। दोनों इधर उधर झांकते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। दोनों आंगन में पहुंची ही थी कि ध्यान न देने की वजह से काशिका का हाथ हैंड पाइप के चारों तरफ बने चबूतरे की दीवार पर रखे अचार के मर्तबान पर जा पड़ा और मर्तबान तेज़ आवाज़ करके नीचे टूट गया। मर्तबान ज़मीन पर गिरने की वजह से उसमें रखा अचार काशिका के पैर के चारों तरफ बिखर गए। टूटने की आवाज़ को सुनते ही सुरभि और काशिका सकपका गई और दोनों घबराई हुई नज़रों से एक दूसरे को देखने लगी। अब तो गए, आज पक्का जुताई होनी है अपनी, सुरभि ने रुआसा सा शक्ल बनाकर खुद से कहा। इस आवाज़ को सुनकर आरती जो किचन में काम कर रही थी, वो तमतमाई हुई सी किचन के बाहर आई और उनके पीछे उनके पति मनीष चौहान बाहर आए। मनीष चौहान का छोटा सा हैंडलूम का कारोबार था, पर अब के समय में ज़्यादा मशीन से बने कपड़े होने की वजह से और उन कपड़ों का सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हैंडलूम उतना अच्छा चल नहीं पा रहा था। पर वही रोज़ी रोटी का उनके ज़रिया था, तो उन्होंने कभी ये काम छोड़ा नहीं और बनारस में अपने हैंडलूम से बनाए कपड़ों को बेचा करते हैं। हो गया सत्यानाश, आरती ने गुस्से में अचार के मर्तबान को काशिका के पैरों के पास गिरा देखकर कहा। माँ, ये दी से नहीं हुआ है, ये हम। सुरभि ने अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना चाहा कि आरती गुस्से से उसे देखते हुए बोली। बस सुरभि,
आज हम तुमको यही लाने बड़ा नहीं किए थे कि तुम हमसे झूठ बोलो। सुरभि आरती की बात सुन के एकदम शांत हो गई और आरती काशिका पे बरसते हुए बोली, तुमसे कोनो काम ढंग से नहीं होता है ना। एक तो वैसे भी हमरे सीने पे मूंग दलने के लिए बैठी हुई हो और पता नहीं कितना नुकसान करवाओगी इस घर का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारी माँ तुमको यहाँ छोड़ के चली गई। न तुम्हारे बाप का अता पता है, न खून खानदान का। न जाने कौन सा गंदा खून तुम्हारे अंदर दौड़ता होगा। जब से जे ई घर में आई है तब से ई घर का सुकून चैन सब छिन गया। काशिका, जिसके आंखों में आंसू आ गए थे, वो अपने आंसुओं को आंखों में कैद करके अपने मामी की खरी खोटी खामोशी से सुन रही थी। मनीष से जब ये सब देखा नहीं गया तो वो गुस्से से बोले, बस करिए आरती जी, वो बच्ची है, बचपन से ही आप उसे सुनाती आ रही हैं। इन सब में उसकी क्या गलती है। गलती ये है कि जे इस दुनिया में पैदा हुई। और पूछे तनिक महारानी से इस वक्त कहाँ से आ रही हैं। आरती ने गुस्से से काशिका को घूरते हुए कहा और काशिका अपना सर झुकाए हुए खड़ी थी। एक शब्द और नहीं, जाइए किचन में आप अपना काम करिए और हमें जो पूछना होगा हम पूछ लेंगे। मनीष ने इस बार सख्त लहजे में कहा तो आरती एक नज़र काशिका को घूर के वहाँ से चली गई। मनीष काशिका के पास आकर कुछ बोलते कि काशिका रुंधे हुए गले से बोल पड़ी, मामा हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया और मामी को भड़काने का कोई इरादा नहीं। मनीष बीच में उसकी बात को काटते हुए बोले, पहले जाइए आप फ्रेश होकर नीचे आइए और साथ में रात का खाना खाते हैं और हमें पता है इसलिए आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अपने कमरे में। मनीष की बात सुन काशिका उन्हें एक नज़र देखती है, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई और सीधे बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। हर दिन उसे यही ताना सुनने को मिलता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, गलतियाँ कोई भी हो, बस बार बार उसे सिर्फ यही एक ताना सुनाया जाता है कि न जाने उसके खून में किस गंदे इंसान का खून बह रहा है, जिसका ना अता है ना पता, जो बात उसे अंदर तक झकझोर देता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ता है। सुरभि कमरे के बाहर खड़ी होकर काशिका को ऐसे रोता हुआ देख उससे नहीं रहा गया और उसके आंखों में भी नमी आ गई। वो नीचे किचन की तरफ चली आई जहां आरती काम कर रही थी। सुरभि उन्हें देखकर गुस्से में बोली, माँ आपने दी से ऐसी क्यों बात की। आरती एक नज़र सुरभि को देखकर अपने काम में लग गई पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माँ क्यों करती हैं आप दी के साथ ऐसा, इसमें उनकी क्या गलती है। हर रोज़ आप उन्हें सिर्फ एक ही ताना क्यों मारती हैं। सुरभि ने कहा, उसकी गलती का है हमको नहीं पता, पर हमारी एक बात याद रखना तुम सुरभि, जिस बहन से तुम इतना प्यार करती हो ना, एक दिन वो तुम्हारी खुशी भी अगर नहीं छीन ली तब हमारे पास मत आना। आरती ने नफ़रत से कहा, मगर सुरभि उनकी बकवास सुनकर नाराज़गी में बोली, माँ आपसे कुछ कहना ही बेकार है, न जाने आप किस बात को कहाँ ले जाती हैं। और वहाँ से नाराज़गी के साथ चली गई। काशिका थोड़ी देर रोकर अपने दर्द को हल्का कर वो कपड़े बदलकर नीचे वापस आ गई और किचन में जाकर आरती की मदद करने लगी। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और काशिका ने सबके लिए थाली में खाना परोस दिया और सभी हाथ जोड़कर शांति से खाना खाने लगे। आरती वहाँ की खामोशी को तोड़ते हुए बोली, दिवाली आ रहा है, इसलिए दिवाली की खरीदारी के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है। कोई कुछ कहता कि काशिका बोल पड़ी, मामी हमें 4-5 दिन में सैलरी मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। कुछ हज़ार में जे घर का खर्च नहीं चलने वाला और अपने रुपयों का हम पर धौंस ना दिखाओ, समझी। आरती ने काशिका को ताना मारते हुए कहा और काशिका शांत हो गई। माँ हम भी दे देंगे इस बार कुछ रुपए, हमारे बुटीक से भी काफ़ी रुपए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुरभि ने आरती का ध्यान काशिका के ऊपर से हटाते हुए कहा, महादेव दुनिया भर की खुशियाँ तुमको दे। आरती ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा और सुरभि मुस्कुरा दी, फिर शांति से खाना खाने लगी। सभी खाना खा चुके थे। काशिका पूरा किचन और बर्तन साफ करके ही तुम सोने जाओगी, आरती ने लगभग उसे आदेश देते हुए कहा। जी मामी, काशिका ने कहा और जूठे बर्तन को समेटकर किचन की तरफ चली गई।
मनीष कुछ कहते कि आरती उन्हें आंखें दिखाने लगी, जिसकी वजह से मनीष ने कुछ नहीं कहा। सुरभि भी काशिका के पीछे उसकी मदद करने के लिए जाने को हुई कि आरती उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, तुम थक गई हो ना, यही लाने तुम अभी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सुरभि को आरती की बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बोली, माँ दीदी भी तो थक गई होंगी, पूरे दिन हॉस्पिटल फिर घर का काम। तुमसे हम कछु पूछे नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, यही लिए चुपचाप तुम अपने कमरे में जाओगी, समझी। आरती ने सुरभि को घूरते हुए कहा तो सुरभि झुंझलाते हुए अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चली गई। आरती एक नज़र किचन की तरफ देख मनीष से बोली, यहीं खड़े होना है या कमरे में भी चलना है। मनीष ने बस हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे कमरे की तरफ चले गए और उनके पीछे आरती भी मुंह बनाते हुए कमरे की तरफ चली गई। काशिका पूरा किचन साफ करके अब बर्तन को धो रही थी, तभी पीछे से सुरभि आके भौ करके उसे डरा दिया। काशिका, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पे था, सुरभि के अचानक से डराने की वजह से वो सहम गई और अपने सीने पे हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे घूरने लगी। काशिका के डरे हुए चेहरे को देखकर सुरभि हंस पड़ी। काशिका उसे एक नज़र देख वापस से अपना काम करते हुए सुरभि से पूछी, तुम यहाँ क्या कर रही? मामी ने देखा तो बेवजह गुस्सा करेंगी। ओहो काशिका, तुम न बेवजह इतना परेशान होती हो। हम सुरभि चौहान हैं और डरना हमने सीखा ही नहीं है, सुरभि ने चौड़ाते हुए कहा। काशिका उसे एक नज़र देखकर बस मुस्कुरा दी तो सुरभि उसके सामने स्कूटी की चाबी को झुला के दिखाते हुए बोली, दी बाहर चले। पागल है, अगर मामी को पता चला तो वो हम दोनों की पिपटी बजा देंगे। काशिका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा और बर्तन को बर्तन स्टैंड में लगाने लगी। ओहो दी, आप भी ना कितना डरती हो। हम हैं ना तो आप टेंशन क्यों ले रही? और वैसे भी माँ सो चुकी है, हमने खुद उनके कमरे में जाकर देखा है, सुरभि ने काशिका की मदद करते हुए चहकते हुए कहा। हम डरते नहीं हैं सुरभि, और आज सच में हम बहुत थके हुए हैं, किसी और दिन चलें प्लीज़, काशिका ने थके हुए स्वर में कहा। दी बाहर चलो, सारी थकान ठीक हो जाएगी एकदम से, सुरभि ने कहा। पर काशिका ने जब नहीं माना तो वो उसका नब्ज़ पकड़ते हुए उदास होने का नाटक करते हुए बोली, पूरे दिन आप हॉस्पिटल में रहती हैं, न जाने कितने दिन हो गए आपको आपके महादेव से मिले हुए, और अब तो कुछ ही देर में महादेव का शयन आरती भी होने वाला है विश्वनाथ मंदिर में। सोचा था आज जाकर दर्शन करेंगे और आरती भी देख लेंगे, पर ठीक है कोई नहीं, अब जब आप मान ही नहीं रही हो तो क्या कर सकते हैं। कोई ना, आप आराम करिए, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, गुड नाइट। काशिका मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रही थी और वो समझ गई थी कि सुरभि ये सब उसे बाहर ले जाने के लिए कह रही। सुरभि को एहसास हुआ कि काशिका का मन आज महादेव से भी मिलने का नहीं है, तो वो सच में उदास होकर किचन के बाहर जाने लगी। हमें हमारे महादेव से मिलवाए बिना ही जाएगी? काशिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सुरभि किचन के बाहर खड़ी हो गई और काशिका की बात सुनकर उसे पलट के देखने लगी, और जैसे ही उसे समझ आया कि काशिका ने क्या कहा, वो खुश हो गई और खुशी से दौड़ते हुए आकर उसके गले लग गई। हमें पता था आप कभी अपने महादेव से मिलने के लिए मना नहीं करेंगी, क्योंकि उनके में आपकी जान जो बसती है, सुरभि ने अलग होकर चहकते हुए कहा। और इसी बात का तुम फ़ायदा उठाती हो, काशिका ने सुरभि के गाल पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, और उसके साथ दबे कदमों से घर का केवाड़ खोलकर बाहर की तरफ आ गई। सुरभि ने स्कूटी के हैंडल को संभाला और काशिका उसके पीछे बैठ गई। फिर सुरभि ने दौड़ा दी अपनी स्कूटी को बनारस के सड़कों पर। कुछ ही देर में स्कूटी सीधे विश्वनाथ मंदिर के द्वार के सामने आकर रुकी। सुरभि ने झट से स्कूटी को एक तरफ खड़ा किया और काशिका का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ दौड़ के जाने लगी। आराम से सुरभि, हम गिर जाएंगे, काशिका ने कहा। दी वक्त निकल रहा है, इसलिए जल्दी चलो, और आरती भी शुरू होने वाला है, प्लीज़ जल्दी चलो, कहते हुए सुरभि काशिका के साथ मंदिर के अंदर आ गई और दोनों गहरी गहरी सांस लेकर एक दूसरे को हाँफते हुए देखने लगी और मुस्कुरा दिया।